हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपीपीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में लेक्चर नंबर 26 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश में सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग की स्थिति क्या है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रदेश में राम सहाय आयोग की संस्तुति के आधार पर 16 दिसंबर 1972 को हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय का गठन किया गया। सूती वस्त्र उद्योग, जिसमें आपके हथकरघा आ जाते हैं और सूती कपड़ों की मिलें भी आ जाती हैं, इसकी दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। यानी अगर आपसे कोई पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सूती वस्त्र उद्योग निर्माण की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। यहाँ का हथकरघा उद्योग कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध करवाने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी हमारी यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में डिपेंड करती है। उसके बाद रोजगार का सबसे बड़ा साधन कौन सा है? सबसे बड़ा साधन आपका जो है सूती वस्त्र उद्योग है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ करेक्शन करवाना चाह रहा हूँ। आपको मैंने जो यूपी की जो आर्थिकी वाला वीडियो दिया था, यूपी की अर्थव्यवस्था वाला वीडियो दिया था, वहाँ पर मैंने गलती से बोल दिया था कि अपने प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो सेवा क्षेत्र में डिपेंड है। नहीं, सेवा क्षेत्र से हमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। सेवा क्षेत्र से हमारे यहाँ जो अंशदान है सेवा क्षेत्र का वो ज़्यादा है, जबकि जनसंख्या जो है हमारी वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड करती है। जबकि हमारी इकोनॉमी में, यूपी की जो इकोनॉमी है उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर कहने का तात्पर्य ये था, तो आप इस बात को करेक्शन कर लेना। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों के 1/4 यहीं पाए जाते हैं और यह प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। इन देश में जो हथकरघा उद्यमी है उनका 1/4 हमारे प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश बहुत पहले से अपने कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध रहा है, जैसे वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ, सीतापुर की दरियाँ। देखिए ये सभी पूछे गए हैं। वाराणसी किसके लिए फेमस है, सीतापुर किसके लिए फेमस है? सीतापुर की दरियाँ। गाजीपुर का कटवर्क पर्दा, अमरोहा का पायल वर्क, गोरखपुर का बेड कवर, गाजियाबाद का टेरी टावेल आदि इसके लिए अपने अपने स्थान ये फेमस हैं। प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, प्रयागराज, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर आदि शहरों में आपके यहाँ सूती वस्त्र की मिलें लगी हुई हैं। देखिए कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर शहर था वो वस्त्र निर्माण की दृष्टि से सबसे अग्रणी रहा था। यानी जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ था तो इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर शहर था वो वस्त्र निर्माण का एक कारखाना बन गया था, वस्त्र निर्माण का उत्पादन केंद्र बन गया था। तो इसी वजह से किसी जमाने में हमारा यूपी का जो कानपुर है ये भी वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अग्रणी रहा था। इस वजह से इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया है कि प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। छींट व लिफाफों की छपाई का कार्य फर्रुखाबाद, जहांगीराबाद, पिलखुआ और मथुरा में होता है। मथुरा में मलमल पर छपाई का काम होता है। कालीन व दरियां बनाने का काम मिर्जापुर, भदोई, मथुरा, बरेली, आगरा, सीतापुर, अलीगढ़ में होता है। देखिए भदोई जो है खास करके कालीन के लिए फेमस है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि कालीन के लिए कौन सा शहर फेमस है, भदोई जो हमारा जिला है वो कालीन निर्माण के लिए फेमस है। कंबल मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लावड़ यानी मेरठ में पड़ता है, ये यहाँ पर बनाए जाते हैं। अब देखिए सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग से संबंधित जो सरकार ने योजनाएं या कार्यक्रम चलाए हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है आपका हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985। तो हथकरघा पर बनने वाले वस्त्र शक्ति चालित करघों पर ना बने, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हथकरघा वाले जो भी श्रमिक थे उनकी ये डिमांड थी कि हथकरघा को जो है आधुनिक जो मिलें स्थापित की गई हैं वो उन्हें फेल कर रही हैं। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ ऐसा कानून लाया जाए कि कुछ कपड़े केवल और केवल हथकरघा पर ही बने, वो वस्त्र जो है शक्ति चालित मशीनों पर ना बने, यानी ऑटोमेटिक मशीनों पर ना बने। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है हथकरघा पर बनने वाले वस्त्र शक्ति चालित करघों पर ना बने। इसके लिए भारत सरकार ने कानून बनाकर सूती व रेशम साड़ी, सूती व रेशम धोती, तौलिया, गमछा, दरी, कारपेट, लुंगी आदि 11 उत्पादों को आरक्षित किया है। यानी इस अधिनियम को लाकर ये 11 उत्पाद जो है केवल हथकरघा के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये प्रदेश सरकार इनके लिए किसी भी प्रकार की शक्ति चालित करघों को प्रोत्साहन नहीं देगी। अगली योजना है आपकी दीनदयाल बुनकर विकास योजना। केंद्र और राज्य सरकार के 50-50 के सहयोग से हथकरघा से संबंधित आधारभूत इनपुट में सहायता के लिए यह योजना जो है सन
2001 से चलाई जा रही है। अगली योजना है आपकी दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना। देखिए, यह योजना भी केंद्र और राज्य सरकार के समान सहयोग से उत्पादों के समुचित विपणन में सहायता करने के लिए 1989-90 में शुरू की गई थी, जिसे अब दूसरे नामों से भी संचालित किया जा रहा है। एक और योजना है विशेष छूट योजना। तो हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा 10% की छूट दी जाती है और यह छूट विशेष मेलों या प्रदर्शनियों के समय दी जाती है। यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर मेले लगते हैं या प्रदर्शनियां लगती हैं जहां पर हथकरघा या हस्तशिल्प वालों को अपने उत्पाद जो होते हैं उन्हें दिखाने का मौका मिलता है, तो वहां पर जो भी बिक्री होती है उस पर 10% की इन्हें छूट दी जाती है। केंद्र के सहयोग से नवंबर 2007 से हथकरघा निर्यात योजना भी चलाई जा रही है। अब देखिए, यहां पर एक है जनश्री बीमा योजना। तो ये योजना जो है ये 2002 में घोषित है और ये योजना 2003-04 से लागू है। इस योजना में 18 से लेकर 60 वर्ष की जो आयु के बुनकर हैं इनको इसमें शामिल किया गया है। अगली है बुनकर भयबूदी फंड योजना। तो बुनकरों के सामाजिक उत्थान और सामाजिक कार्यक्रमों में सहायता देने संबंधी यह योजना जो है 1975-76 से चल रही है और इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों को शादी, बुनकर हाट और वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था आदि मद में सहायता की जाती है। एक और योजना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। तो ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और यह योजना जो है 2008 और 2009 में लागू की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है 18 से लेकर 59 वर्ष के बुनकरों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बुनकर को वर्ष भर मात्र 333 रुपए का प्रीमियम जमा करना होगा। यानी अपना जो भी धनराशि उसमें से 333 रुपए इस योजना के लिए उसे जमा करने होंगे। इसमें बुनकर को प्राकृतिक मृत्यु पर 60,000 रुपए, दुर्घटनावश मृत्यु पर 1.5 लाख और पूर्ण अपंगता की स्थिति में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत बीमित परिवारों को 2 बच्चों के लिए शिक्षा सहयोग योजना भी संचालित है। यानी इसमें काफी लाभ है। यानी जो भी बुनकर हैं वो मात्र 333 रुपए का प्रीमियम भर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। एक और योजना है, यह है थ्रिफ्ट फंड योजना। ये 1986-87 से चलाई जा रही है और ये भी केंद्र द्वारा शुरू की गई है और इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार की बराबर भागीदारी है। इस योजना में डाकघरों में बुनकरों के पीपीएफ खाते खोले जाते हैं जिसमें 360 रुपए वार्षिक सरकार द्वारा जमा किया जाता है और यदि बुनकर चाहे तो वो भी इसमें 180 रुपए वार्षिक जमा कर सकता है। तो ऐसे करके थ्रिफ्ट फंड योजना का इसे लाभ मिल जाएगा। अब है खादी और ग्रामोद्योग योजना। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग योजना जो है ये महात्मा गांधी की योजना है। तो खादी का जो तात्पर्य है यह है कपास, रेशम या ऊन के हाथ से कते सूत अथवा इनमें से 2 या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से हथकरघे पर बुने गए किसी वस्त्र से आशय है इसका। नहीं, खादी का मतलब क्या है? खादी के अंतर्गत कपास, रेशम या ऊन का हाथ से कता हुआ सूत या फिर इनमें से 2 या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से हथकरघे पर बुना हुआ कोई वस्त्र है तो उसको खादी के अंतर्गत रखा जाएगा। जबकि ग्रामोद्योग का मतलब क्या होता है? ग्रामोद्योग का मतलब है ग्रामीण क्षेत्र का उद्योग। तो इसका तात्पर्य है ऐसे उद्योग से है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो तथा विद्युत के उपयोग या इसके बिना उपयोग के माल तैयार करता हो या कोई सेवा प्रदान करता हो और साथ ही जिसमें स्थायी पूंजी निवेश प्रति कारीगर 50,000 रुपए से अधिक ना हो। ध्यान देना, ग्रामोद्योग के अंतर्गत कैसे रखा गया है? जिसमें पूंजी निवेश जो है प्रति कारीगर 50,000 रुपए से अधिक ना हो तो उसको ग्रामोद्योग के अंतर्गत रखा गया है। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों का देखरेख 1960 में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया है? ये वर्ष 1960 में किया गया है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सहायता या ऋण सुविधा के पात्र पंजीकृत ग्रामोद्योग समितियां, पंजीकृत एनजीओ, व्यक्तिगत उद्यमी, शिक्षित बेरोजगार युवक, महिलाएं तथा SC/ST के सदस्य इसके लिए पात्र होते हैं। खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा विभिन्न उद्योगों के लिए कई प्रशिक्षण योजनाएं ये भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा गांधी जयंती के अवसर पर खादी की प्रमाणित संस्थाओं या समितियों द्वारा खादी के वस्त्र एवं कपड़ों की बिक्री पर 108 कार्य दिवस के लिए 10% की छूट राज्य सरकार के आय व्यय के मदों पर दी जाती है। यानी गांधी जयंती के अवसर पर क्या होता है? गांधी जयंती से लेकर 108 कार्य दिवसों तक लगभग आप मान सकते हैं 3.5 महीने तक जो भी कार्य दिवस हैं उनमें 10% की छूट राज्य सरकार के जो आय व्यय है इनके मदों पर इन्हें दी जाती है। अब है रेशम उद्योग।
देखिए, रेशम का जो विकास हुआ है वो चीन में हुआ है। विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, जबकि भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में रेशम उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत दूसरे पायदान पर आता है। विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में हैं, जिसमें सहतूती, टसर, अरंडी तथा मूंगा, ये 4 किस्में पाई जाती हैं। इन चारों किस्मों का भारत में उत्पादन होता है, जिसमें मूंगा रेशम जो है, मूंगा रेशम का उत्पादन केवल भारत के असम में होता है। यानी जो मूंगा रेशम है, तो मूंगा रेशम का केवल उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत के असम राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश में सहतूती, टसर व अरंडी रेशम का उत्पादन होता है। सहतूती रेशम कीट का जो भुज है, ये सहतूत की पत्ती होती है। टसर रेशम कीट का आहार जो है, अर्जुन और आसन की पत्ती होती है। एरी रेशम या अरंडी रेशम कीट का आहार अरंडी की पत्ती होती है, यानी जो अरंडी का पौधा होता है उसकी पत्ती पर एरी रेशम का पालन किया जाता है। प्रदेश में लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, बहराइच आदि 56 जिलों में सहतूती, टसर व एरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। राज्य के सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, जालौन, सुल्तानपुर, मथुरा आदि 12 जिलों में टसर रेशम विकास योजना भी चलाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 63 राजकीय टसर रेशम फार्म यहाँ पर स्थापित हैं। राज्य के फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन आदि 8 जिलों में एरी रेशम विकास योजना चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से लेकर 75 मीट्रिक टन प्रति वार्षिक रेशम का उत्पादन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो खपत है वो लगभग 5000 मीट्रिक टन वार्षिक है। इसलिए हमें रेशम का आयात करना पड़ता है, यानी हमारे यहाँ जो खपत है वो ज़्यादा है, जबकि उत्पादन मात्र 50 से लेकर 75 मीट्रिक टन ही हो रहा है, जबकि हमारे खपत जो है वो 5000 मीट्रिक टन वार्षिक है। तो ऐसे में हमें रेशम का आयात करना पड़ता है, और ये आयात अपने भारत के अन्य प्रदेशों से या फिर विदेशों से ही आयात किया जाता है। प्रदेश के कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है सहतूती रेशम का है, फिर क्रम से टसर आ जाता है, फिर एरी का योगदान आ जाता है। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, मंडी समिति की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये, कि प्रदेश में जो रेशम उत्पादन होता है इसमें रेशम की किस किस्म का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है? सहतूती रेशम का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। प्रदेश में रेशम का ज़्यादातर काम वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर, इटावा आदि जिलों में होता है। वाराणसी की रेशमी साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए 1992 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन का गठन भी किया गया है। प्रदेश में सहतूती रेशम का अनुसंधान और विकास कार्य रेशम अनुसंधान और विकास केंद्र सुभागपुर यानी गोंडा, टसर रेशम का अनुसंधान और विकास कार्य सोनभद्र द्वारा, जबकि एरी रेशम का विकास और अनुसंधान कार्य रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कानपुर नगर द्वारा कराया जा रहा है। अब है चीनी उद्योग। तो गन्ना जो है वो राज्य का महत्वपूर्ण नकदी फसल है, और अपने प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 50% है। यानी कहने का मतलब क्या है, पूरे देश में जितना गन्ना होता है उसका लगभग 50% यूपी में उत्पादन होता है। प्रदेश में गन्ने की अच्छी पैदावार को देखते हुए अंग्रेजों ने 1903 में प्रतापपुर देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की, और जल्द ही उस समय 50 से अधिक मिलें स्थापित हो गई थी, और इन पर नियंत्रण और इनके विकास के लिए 1935 में गन्ना विभाग का गठन भी किया गया। 1938 में चीनी विभाग का गठन किया गया और शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1938 लागू किया गया। 1948-49 में गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में गन्ना विकास परिषदों का गठन किया गया। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है कि सबसे पहले जो चीनी की मिल है ये भारत में कहाँ स्थापित की गई है? ये प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना 1975 में लखनऊ में गन्ने की खेती, इसके अलावा चीनी उद्योग संबंधी तकनीकों आदि में प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की गई। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये उसी की फोटो है। वर्तमान में इसका नाम जो है बदलकर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कर दिया गया है। गन्ने के विभिन्न पहलुओं पर शोध हेतु 1976-77 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया। वर्तमान में राज्य के 44 गन्ना उत्पादक जिले व कुल 9 यानी मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, देवीपाटन, गोरखपुर व देवरिया ये गन्ना उत्पादक परिक्षेत्र हैं, और 3 इसमें मेरठ, बरेली और लखनऊ ये चीनी परिक्षेत्र हैं।
यानी हमारे प्रदेश में वर्तमान में 3 चीनी परिक्षेत्र मेरठ, बरेली और लखनऊ हैं। 1963 में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत वर्तमान में 24 चीनी मिलें हैं। उत्तर प्रदेश चीनी उपक्रम अधिग्रहण अधिनियम 1971 के अंतर्गत 1971 में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसके अधीन 33 मिलें थी, लेकिन वर्तमान में 1 या 2 को छोड़कर अधिकांश मिलें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। राज्य में लगभग 100 चीनी मिलें हैं जो सभी निजी क्षेत्र की हैं। चीनी उद्योग में निजी क्षेत्र की पूंजी को आकर्षित करने के लिए सन 2004 में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति सन 2004 की घोषणा की गई। यानी चीनी उद्योग में प्राइवेट सेक्टर की जो पूंजी है यानी इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए सन 2004 में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति लाई गई है। इसके बाद आ जाता है सीमेंट उद्योग। तो प्रदेश में सीमेंट के कारखाने जो हैं चुनार और कजराहट जो कि मिर्जापुर में पड़ता है, चुर्क और डल्ला सोनभद्र, गौरीगंज व जगदीशपुर अमेठी में है, कासगंज, झांसी, सिकंदराबाद बुलंदशहर में है, टांडा जो है अंबेडकर नगर में है और रायबरेली में सीमेंट उद्योग के कारखाने लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद व लखनऊ में इसके अनेक संयंत्र स्थापित हैं। प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले अपट्रॉन जो है इसके कारखाने लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर तथा वाराणसी में हैं। इसके बाद आ जाता है आपका चमड़ा उद्योग। तो प्रदेश में चमड़ा उद्योग का जो मुख्य केंद्र है वो कानपुर है। इसके अलावा आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली और कानपुर में चमड़े के जूते, सूटकेस, जीन्स पेटियां आदि ये सब बनाए जाते हैं। अब आ जाता है वनस्पति उद्योग, यानी जो आपका वनस्पति तेल है उसके बारे में है ये। तो प्रदेश में आपका जो कानपुर है, मोदी नगर है, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और गाजियाबाद में वनस्पति घी बनाने के कारखाने हैं, जबकि खाद्य तेल की आधुनिक बड़ी मिलें जो हैं ये कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, हापुड़ और मोदी नगर यानी मेरठ में है। रासायनिक उद्योग की अगर हम बात करें तो प्रदेश में गंधक का तेजाब व बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में है, सोडा एस और अमोनिया क्लोराइड बनाने का कारखाना वाराणसी में है, कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना बरेली में है, गंधक का तेजाब व अन्य रासायनिक पदार्थ बनाने का कारखाना गाजियाबाद में है, लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने के कारखाने प्रयागराज के शंकरगढ़ में स्थित हैं। तो ये तो होगी रासायनिक उद्योगों की बात। अब आगे है कांच उद्योग। तो देश के कांच उद्योगों में उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थान है। प्रदेश के कांच केंद्रों में भैजोई, प्रयागराज, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस और बालाबली आदि मुख्य हैं। फिरोजाबाद विश्वविख्यात है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने का विश्वविख्यात केंद्र है। एल्यूमिनियम उद्योग। देखिए ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। प्रदेश में अयस्क से एल्यूमिनियम के पिंड एवं चादरें बनाने का काम हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को इसके द्वारा रेडकूट द्वारा किया जाता है। रेडकूट सोनभद्र में स्थित है ये। आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, मथुरा, हाथरस आदि नगरों में स्थित कारखानों में एल्यूमिनियम की चादरों से बर्तन बनाने का काम किया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अयस्क से चादरें बनाई जाती हैं। तो हिंडाल्को जो है रेडकूट सोनभद्र में है। अब है आपका उर्वरक उद्योग। तो उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद बनाने के प्रमुख कारखाने कानपुर, बरेली, प्रयागराज के फूलपुर और गोरखपुर में हैं। मगरवाड़ा, कानपुर और प्रयागराज में फॉस्फेट खाद बनाने के कारखाने हैं। इसके अलावा है आपका पीतल व अन्य धातु उद्योग। तो प्रदेश में पीतल और कलई के बर्तन बनाने के काम वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत में होता है। बर्तनों पर कलई और नक्काशी का कार्य मुरादाबाद और मिर्जापुर में होता है। अलीगढ़ जो है ताले बनाने का मुख्य केंद्र है, कई बार पूछा गया है। पीतल की मूर्तियां जो हैं ये अलीगढ़, मुरादाबाद और अयोध्या में बनाई जाती हैं, जिसमें मुरादाबाद काफ़ी फेमस है। पीतल के काम के मामले में मुरादाबाद काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लोहे के वाट सहारनपुर और आगरा में बनाए जाते हैं। अब है ऊनी वस्त्र उद्योग। तो कानपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर और मिर्जापुर में ऊनी कपड़े की मिलें हैं। कानपुर का लाल इमली का कारखाना भारत का प्रमुख ऊनी वस्त्र कारखाना है, किंतु यह अब बंद चल रहा है।
कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि लाल इमली का कारखाना प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? ये कानपुर में स्थित है। अब है आपका जूट उद्योग। उत्तर प्रदेश में जूट की 3 मिलें हैं, जिनमें 2 कानपुर और एक शाहजनवा यानी गोरखपुर में है। चीनी मिट्टी और पॉटरी उद्योग, तो राज्य में पॉटरी बर्तन खुर्जा, बुलंदशहर में पड़ता है ये, मिर्जापुर, सोनभद्र और गाजियाबाद में बनाई जाती है, जिसमें खुर्जा जो है काफी फेमस है। लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, लकड़ी पर नक्काशी का काम सहारनपुर और नगीना में होता है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं। बेंत व छड़ियां बरेली में बनाई जाती हैं। खेल का सामान मेरठ और आगरा में तैयार होता है। नगीना जो अमरोहा में पड़ता है ये। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।